टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कुलाम्स लॉ। कुलाम्स ने क्या बताया? कुलाम ने कहा कि अगर आप दो चार्ज पार्टिकल, एक Q1 और एक Q2 को आप एक स्मॉल r डिस्टेंस पे रखते हैं, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करा? दो चार्ज पार्टिकल को रखा, पहले उन्होंने इसको भी प्लस लिया और इसको भी प्लस लिया और उनको पास में रखा। तब उन्होंने देखा कि वो दोनों दूर जा रहे हैं, मीन्स उन पर जो एक फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या करा? एक प्लस लिया, एक माइनस लिया, तो देखा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक माइनस लिया, ये भी माइनस लिया, फिर देखा उन्होंने कि दोनों रिपेल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को आप पास पास रखते हो तो उनके बीच एक फोर्स लगता है। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक चार्ज पार्टिकल हैं, सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल हैं, तो वो रिपेल करेंगे। अगर वो अनलाइक चार्ज पार्टिकल हैं तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने यहाँ से निकाला कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ से एक बात बताई कि अगर लाइक चार्ज पार्टिकल हैं, अगर लाइक चार्जेस हैं, देन वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस पार्टिकल हैं, अनलाइक चार्ज हैं, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन और निकाला। एक तो कंक्लूजन नेचर का निकाला, एक कंक्लूजन क्या निकाला कि वो जो फोर्स लगेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उन्होंने क्या करा? उनके जो चार्ज पार्टिकल थे उनके मैग्नीट्यूड में चेंज करा। एक बार 2 कूलम, 3 कूलम, एक बार 4 कूलम, 5 कूलम, इस तरह से लिया। तो उन्होंने बोला कि जो फोर्स लग रहा है वो दोनों मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। एक बात ये उन्होंने देखी। दूसरी बात क्या देखी उन्होंने? कि उन्होंने देखा कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल को आप पास पास रखते हो तो ज़्यादा फोर्स लगता है, अगर दूर दूर रखते हो तो कम फोर्स लगता है। तो इससे इन्होंने एक और कंक्लूजन निकाला, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्होंने दो कंक्लूजन निकाले, दो इक्वेशन बनाई। दोनों को अगर हम एक साथ लिख दें तो हो जाएगा Q1 × Q2 r²। यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी F = 1/4πε Q1 × Q2/r²। इस तरह से यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। जो ये जो F होगा ये हमारा कूलम फोर्स होगा, 1/4πε, एक कांस्टेंट है जहाँ पर एप्सिलॉन परमिटिविटी या मीडियम, ध्यान दीजिए परमिटिविटी या मीडियम। Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल है, R दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ से कूलम का नियम क्या होगा ये आप लोग नोट डाउन करिए। लेट two charge particle Q1 and Q2 are placed at a very small distance r, then the force acting between both the charge particle is directly proportional to the multiplication of the charges and inversely proportional to the square of the distance. Okay, this is the Coulomb's law. इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता है। अब परमिटिविटी क्या होती है ये भी बात जानना जरूरी है। थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो देखिएगा सब लोग। परमिटिविटी, यहाँ से F और एप्सिलॉन के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स का है, मीन्स, और ये मीडियम की होती है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा है तो जो लगने वाले फोर्स, जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात जानना जरूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास कई सारे मीडियम होंगे, इसमें हमारा एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और हमारा वैक्यूम भी हो सकता है। तो जो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू होती है उसको हम बोल देते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब नहीं, मतलब कोई मीडियम नहीं है, मतलब वैक्यूम है वहाँ पे।
तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.86 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू सबसे कम होती है। वैक्यूम की जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। किसी भी मीडियम की जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी। तो यहाँ से एक बात ये समझ सकते हैं कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखें या एयर में रखें, एयर और वैक्यूम की जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर ये पार्टिकल वैक्यूम में रखे हैं या एयर में रखे हैं तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, और उस केस में जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इन दोनों मीडियम के अलावा अगर कोई भी दूसरा मीडियम आता है तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, और जब इससे ज़्यादा हो जाएगी तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आती है, यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर और वैक्यूम को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा तो वो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू को कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। मान लो Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच में कोई मीडियम आ गया तो मान लो यहाँ से इतनी लाइंस जा रही थी जो इसकी इफेक्ट बता रही थी कितना फोर्स लगेगा, और यहाँ पे इतनी लाइंस आ रही है। आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस थी जा रही थी, तो ये जो होगा मटेरियल ये इन लाइंस को, कुछ लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने में ले लेगा। तो यहाँ से 4 जा रही थी तो यहाँ से केवल 2 ही निकलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस मीडियम ने इसके बीच जो फोर्स लग रहा था उसको कम कर दिया है। क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इसको हम लोग बोल देते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यू कैन से परमिटिविटी एक इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम होती है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को कम कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परमिटिविटी। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो मीडियम होता है उसकी एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो दोनों फोर्सेस के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लो ये परमिटिविटी हमारी फ्री स्पेस की है तो दूसरे मीडियम की परमिटिविटी की भी कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि वाटर की भी कुछ होगी, ग्लास की भी कुछ होगी, लेकिन सबकी वैल्यूज को लर्न करना बहुत टफ टास्क है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव परमिटिविटी का। किसका आता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसका क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन m आ जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से टर्म आएगा एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.86 न्यूटन की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन r, अगर आपको एप्सिलॉन r पता चल जाए कि किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है तो वो एप्सिलॉन r की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? एप्सिलॉन r की वैल्यू होगी। जैसे वाटर के लिए हम लोग जानते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी वो 81 होती है। फॉर वाटर कैन राइट हियर एप्सिलॉन r इक्वल टू 81, so you can say epsilon m equal to 81 into epsilon naught। इक्वल टू epsilon m अपॉन epsilon naught। तो epsilon m इक्वल टू आ जाएगा हमारा epsilon
81 इंटू एप्सिलॉन, ये यहाँ से हम कह सकते हैं। एप्सिलॉन m इक्वल टू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये r की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। जैसे कि ये, इसको हम एक टर्म और से ले सकते हैं k का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। k का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, चाहे आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, चाहे आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो। तो यहाँ से जनरल इक्वेशन आ जाएगी एप्सिलॉन m इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर k हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस होगी। इस क्वेश्चन को उठा के हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि अब ये परमिटिविटी या मीडियम है, तो यहाँ से f इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी आप कूलम्ब्स लॉ की, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, k हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या यू कैन से इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए अलग होती है। k वाटर के लिए 80 होता है, 81 होता है, एयर के लिए k की वैल्यू 1 होती है और एप्सिलॉन नॉट हमारा फिक्स होता है। अब ये जनरल इक्वेशन होगी। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को आप चाहे जिस मीडियम में रखें, न्यूमेरिकल आपका इजली लग जाएगा। अदरवाइज आपको लिखना पड़ता है f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर ये पार्टिकल को हम लोग एयर में रखते तब न्यूमेरिकल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि परमिटिविटी या मीडियम क्या होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, परमिटिविटी या जो मीडियम होती है, परमिटिविटी आप जो मीडियम होता है वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। और ये फोर्स मैक्सिमम कहाँ लगता है? अगर हमारे दोनों चार्ज पार्टिकल या तो एयर में रखे हैं या तो कहाँ पे रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, क्योंकि वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है और परमिटिविटी अगर सबसे कम होगी तो फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, और किसी भी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ में जो ध्यान देने वाली बातें वो इतनी हैं कि मैं इसको एक बार इसको डिफाइन करता हूँ। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द two charge particle is directly proportional to the multiplication of the charges and inversely proportional to the square of the distance, and this force is acting along the line joining both the charges। वो जो लाइन दोनों चार्जेस को मिलाती है उसके along लगता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और जो दोनों चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हमारे पॉइंट चार्ज पार्टिकल होते हैं, इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगता है वो जो लाइन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करती है उसके अलोंग होता है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल है, ये r दूरी पर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, जैसे आप लोग मैथ में पढ़ा है पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारा होगा द पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 की पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में, तो इस पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2 1। अब अगर दोनों 1 2 पे फोर्स लगा रहा है तो हमने वेक्टर इसका ले लिया f, वेक्टर f 2 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पे फोर्स 1 की वजह से, ये तो एक फोर्स की वैल्यू होगी वेक्टर फॉर्म। अब इसकी अगर हम वैल्यू हम लोग निकालें वेक्टर फॉर्म में तो क्या निकलेगी, f इक्वल टू f 2 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर r2 1 का स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। अगर इसका वेक्टर फॉर्म ले लें तो इसके तो हमको यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन को बता देता है। क्या बता देता है? डायरेक्शन। तो वहाँ r21 मतलब जो r वेक्टर है ये पोजीशन बता रहा है 2 की 1 के रेस्पेक्ट में, तो उसकी अगर यूनिट कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r21 कैप। तो ये हमारा क्या बन गया? वेक्टर बन गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r21 का स्क्वायर। कैप को ले सकते हैं r21 वेक्टर अपॉन मॉड r21, ये आप लोग जानते ही हैं, वेक्टर f21। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर f21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 वेक्टर r21 अपॉन r21 का होल ऑफ क्यूब। ये जो हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। यहाँ से एक बात हम लोग और फाइंड करते हैं, वो क्या चीज़ है समझने की कोशिश करेंगे। अगर Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब कि दोनों क्या है हमारे? पॉजिटिव हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो R21 के अलोंग होगा, क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो जो F21 का वेक्टर होगा वो R21 के अलोंग होगा। मतलब ये इस पे फोर्स उधर की ओर लगाएगा, मतलब क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। फोर्स विल बी along R21 if Q1 Q2 is less than 0। अगर Q1 Q2 की वैल्यू 0 से कम है तो जो वेक्टर F21 होगा वो माइनस R21 हो जाएगा। मतलब जो F21 फोर्स होगा वो R21 के अपोजिट लगेगा, मतलब ये वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? तो फोर्स will be along minus R21 वेक्टर। इस तरह से हम यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फोर्सेस हमारे लाइक हैं तो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। This is all about the Coulomb's law and its vector form, which is the main thing in this topic, that is a epsilon, permittivity of the medium. You have to read it clearly and its vector form. Okay, thanks.